तो कहानी की शुरू होते ही हमें एक कपल को गाड़ी में दिखाया जाता है जो कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में शहर से निकलकर भागना चाह रहे हैं। कार में चलते हुए रेडियो से हमें पता चला कि दुनिया में कोई पेंडेमिक यानी वबा आ गई है, जिसके चलते बहुत से लोग अजीब से ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। ये ज़ॉम्बीज पहले से कई ज्यादा खतरनाक हैं, ना तो मरते हैं और ज़ॉम्बीज बनने के बाद इंसान पौधों और इंसान का कॉम्बो बन जाता है। इनकी तरह बहुत से लोग और भी इसी पेंडेमिक से भागने की कोशिश कर रहे थे। अचानक कार चलाते हुए इन्हें एकदम से तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसके बाद इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। सीन कट हुआ और हमें देखने को मिला कि इथन की जब आंख खुली तो वो उस गाड़ी में नहीं था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ था, और साथ ही उसके साथ उसकी वाइफ भी नहीं थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो गाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा, जहाँ देखने पे पता चला कि ये दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। और जब इथन का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तो पेंडेमिक की शुरुआत थी। साफ मतलब है कि एक्सीडेंट के टाइम से अब तक बहुत सा वक्त गुजर चुका है और उस वक्त में इथन के साथ क्या हुआ उसे नहीं पता। वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए इधर उधर निकल रहा था, तभी उसके सामने एक आदमी आ गया और उसने इथन के ऊपर गन पॉइंट कर दी। इससे पहले वो इथन को मार देता, पीछे से कोई गोली चलाकर उसे ही शूट कर देता है। जिसने इथन की जान बचाई थी वो एक लेडी थी, जो अब उस जख्मी आदमी के पास आकर उसे मुंह पे थप्पड़ मारती है और बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो इथन के पास आई और उसने बताया कि मेरा नाम मे है। वो यहाँ इथन से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इथन जवाब देता है कि मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ जिसका मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन न जाने अब वो कहाँ चली गई। यहाँ ये लेडी इथन को अपनी मदद करने को कहती है। वो उस बेहोश आदमी को अपने साथ ले जाने वाली थी। अब यहाँ इस जख्मी आदमी को ये लोग ट्रक में डालते उससे पहले ही इथन खुद बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक बेड पे लेटा हुआ था। ये उसी लेडी का घर था, यानी वो लेडी इथन को भी अपने ट्रक में डालकर अपने घर ले आई थी। वो जब नीचे आया तो उसने देखा ये लेडी उसके लिए खाना बना रही थी। अब ये लेडी भी उससे कुछ सवाल करती है, उससे पूछती है तुम कहाँ से आए हो। जवाब में इथन कहता है मुझे ज्यादा कुछ भी याद नहीं, मुझे इतना याद है कि मैं अपनी वाइफ के साथ लेक साइड पे जा रहा था और फिर हमारा एक्सीडेंट हुआ और अब मैं यहाँ पर हूँ। इस लेडी के घर में लगे हुए बहुत से न्यूज़पेपर से उसे पता चलता है कि दुनिया पेंडेमिक की वजह से तबाह हो गई है और उस पेंडेमिक को आए भी काफी साल गुजर चुके हैं। और ये सुनकर वो बुरी तरह शॉक रह चुका था, क्योंकि उसे ये कल की बात लग रही थी और इतने टाइम में उसकी वाइफ कहाँ गई थी उसे कुछ मालूम नहीं था। मैं इथन के पीछे खड़े होकर उसे बताती है कि ये सब काफी साल पहले हुआ था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये सारा काम नेचर ही कर रही है ताकि सारे इंसान मर जाएं और इस दुनिया को दोबारा से बैलेंस किया जा सके। इनकी इन्हीं बातों के दौरान घर की लाइट चली जाती है। मैं बाहर सोलर सिस्टम को चेक करने से पहले इथन से कहकर जाती है यहाँ किसी चीज को हाथ मत लगाना और यहाँ से बाहर बिना आना। लेकिन मैं की बात ना मानते हुए वो यहाँ से बाहर आया और इर्द गिर्द देखने लगा। वहाँ सामने एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर मकड़ी के जालों में लिपटा एक ढांचा मूव कर रहा था और ये देखकर वो डर गया। वो मे से पूछता है ये क्या है। मे जवाब में कहती है वो आर्टिफिशियल है, तुम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दो, उसे सिर्फ यहाँ हिफाजत के लिए लटकाया गया है। मैं ये सारी बातें करते हुए अभी भी अपने सोलर सिस्टम को चेक कर रही थी, जिसकी प्रॉब्लम जब उसे समझ नहीं आती तो यहाँ इथन उसकी मदद करता है। इसके बाद ये दोनों ट्रैप को चेक करने के लिए जाते हैं जिसमें आज उनके लिए फाइनली शिकार फंस गया था। अब रात का खाना खाने के बाद इथन उसे कहता है आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है। लेकिन यहाँ मैं उससे कहती है रुक जाओ, आज की रात सुबह को मैं तुम्हारे साथ खुद जाऊंगी तुम्हारी वाइफ को ढूंढने के लिए। इथन उसकी बात मान जाता है। वो यहाँ पर फजूल नहीं रहना चाहता था, इसीलिए रात में उसने साइकिल चलाकर मे के घर के लिए पावर भी यानी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की। जिसके बाद मे सोने चली जाती है, लेकिन इथन को अभी भी सब्र नहीं हो रहा था सुबह होने का, इसीलिए आधी रात में वो खुद मे की गाड़ी लेकर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल गया। उसे एक्सीडेंट से पहले की चीजें भी पूरी तरह याद नहीं थी। जो बात उसे याद थी वो ये कि पेंडेमिक से पहले वो दोनों कैंडल लेक तक जा रहे थे जहाँ पर उनका एक घर था। फाइनली इथन वहाँ पर पहुँच भी जाता है। वो अब अपना घर खोलकर अंदर जाने वाला था, लेकिन उसने नोट किया कि घर अंदर से लॉक है। वो अब जोर जोर से एमा एमा चिल्लाने लगा, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मजबूरन उसे विंडोज तोड़कर अंदर जाना पड़ा। अंदर कोई रह तो रहा था लेकिन वो एमा बिल्कुल नहीं थी। जो कोई भी था इथन उसे टॉर्चर करके उस एमा के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन ये लड़की बताती है कि वो किसी एमा को नहीं जानती और काफी सालों से वो अपने बेटे के साथ यहाँ पर अकेले ही रह रही है। अभी ये लोग यही बातें ही कर रहे थे कि इन्हें पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। इथन ने हैरानी में मुड़कर जब पीछे देखा तो वहाँ पे एक बहुत ही भारी स्केलेटन था जो इंसान से ज्यादा कोई दरख्त लग रहा था।
वो इनके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी से वो लड़की आगे बढ़कर घर का दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन वो स्केलेटन जो कि एक ज़ॉम्बी है असल में, वो ईथन की तोड़ी हुई विंडो से इस घर के अंदर उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए ईथन पास पड़ी हुई हथौड़ी उठाकर उसके सर पे जोर जोर से मारता है और ऐसे वो ज़ॉम्बी दूर हो जाता है और औरत बच जाती है। थोड़ी देर बाद ईथन ने जब दरवाजे के बाहर देखा तो वो शॉक रह गया कि वो स्केलेटन अभी भी जिंदा था। और फिर इस औरत ने बताया कि ये प्लांट जैसे ज़ॉम्बीज कभी नहीं मरते, लेकिन खैर इन्होंने इस टाइम इस ज़ॉम्बी से छुटकारा पा लिया था। अब ईथन और ये लड़की कुछ देर बातें कहते हैं और फिर ये लड़की ईथन से कहती है, तुम सो जाओ, अभी मैं घर की रखवाली करती हूँ ताकि यहाँ पर कोई ना आ जाए। उसकी बात मानते हुए ईथन सो गया, लेकिन सुबह जब ईथन की आंख खुली तो उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था और उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत और जो बच्चा इस घर में थे वो दोनों नीचे मरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बुरी तरह चीर फाड़ कर उन्हें खा लिया हो। डर कर वो जब घर से बाहर गया तो उसने देखा कि कोई ज़ॉम्बी टाइप क्रिएचर एक बच्चे के ऊपर हमला किए हुए थी। जैसे ही ईथन उसके पास गया तो उसने फौरन ही ईथन की तरफ झपटा मारा, लेकिन ईथन को खाने के लिए नहीं, वो ईथन से कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसकी आवाज बंद थी। ईथन उससे डर रहा था और अचानक गोली के चलने की आवाज दोनों को ही डरा देती है और ईथन के सामने खड़ी ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। हमें पता चला कि यहाँ पर ईथन को बचाने के लिए मे आई थी। अब यहाँ से जाने से पहले ईथन को यहाँ पे लगा हुआ एक बर्ड बॉक्स दिखाई देता है जिसपे उसकी वाइफ का टैटू बना था। वो जल्दी से इस बर्ड बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पे एक सेल फोन था जिसकी बैटरी डेड होने वाली थी। ये मोबाइल उसकी वाइफ का ही था जिसमें एक वीडियो बनी हुई थी। इस वीडियो में उसकी वाइफ बता रही थी कि ईथन, तुम्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है और मैं नहीं जानती कि तुम्हारी इस बीमारी के साथ मैं कब तक तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। इस वीडियो में ईथन खुद उसके पीछे लेटा हुआ था। इससे पहले कि वो वीडियो पूरी देख पाता मोबाइल बंद हो जाता है और ईथन गुस्से से पागल होने लगता है। यहाँ पर अब मे उसके पास आती है और उसे कंट्रोल करती है और कहती है, तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे घर चार्जर है, तुम इस मोबाइल को चार्ज कर लेना। लेकिन अब तो ईथन को मे भी याद नहीं रही थी जो उससे कल ही मिली थी। मे यहाँ उसे अपने बारे में तसल्ली देती है और उसे ले जाने के लिए बाहर ले आती है, जहाँ आकर अब ईथन को वो ट्रक भी याद नहीं था जिसे वो कल रात ही लेकर यहाँ पे आया था। ईथन मे को सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम इस ट्रक के जरिए यहाँ से चले जाएं। तो जवाब में मे कहती है, किसी इडियट ने रात में इसकी बैटरी बंद नहीं की थी, अब बैटरी इसकी खत्म हो गई है तो इस ट्रक को भी हम नहीं ले जा सकते। पर अब इनकी किस्मत अच्छी थी जो इन्हें यही घर के पास एक छोटी सी साइकिल मिल गई जिसे मे चलाने लगी। रास्ते में इन्हें काफी सारे ज़ॉम्बीज़ पे नजर आए जो तकरीबन दरख्त में ही बदले हुए थे। यहाँ पर अब ईथन मे से सवाल करता है, क्या तुम्हारी शादी हुई भी है? तब उकताते हुए मे जवाब देती है, नहीं, वो मर गया है। रास्ते में अब इनके एक गैस स्टेशन आया जहाँ पर आकर ईथन रुक गया। वही गैस स्टेशन था जो रोज उसके ख्वाब में आया करता था। एकदम से उसे कुछ याद भी आने लगा। उसे याद आया कि जब पेंडेमिक शुरू हुई थी तो ये लोग इसी गैस स्टेशन के पास रुके हुए थे और तब यहाँ पर उनका सामना हो गया था एक ज़ॉम्बी से। जिस ज़ॉम्बी से वो एमा यानी अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उस ज़ॉम्बी ने ईथन के ही बाजू में काट दिया और फिर इसके आगे उसे कुछ याद नहीं आया। खैर अब ईथन को लिए मैं अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ आते ही उसने ईथन को चुप रहने को कहा क्योंकि उसे अपने घर के करीब से किसी की आहट महसूस होने लगी थी। उसे करीब जाकर जो भी था उसे गन पॉइंट पे ले लिया और तब उस आदमी ने बताया, मैं इनोसेंट हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ। इस टाइम मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ और खाने के लिए मैं आपकी कुछ भी मदद कर सकता हूँ। अब इसकी डील मानने से पहले मैं ईथन के जरिए उस आदमी को चेक करवाती है और उसके सारे वेपन ले लेती है। फिर ये आदमी उनके लिए लकड़ियाँ काटने लग जाता है, जबकि अंदर से मैं उनके ऊपर नजर रखे हुए थी। मैं उसके लिए खाना बनाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी ईथन को चकमा देते हुए अपनी गाड़ी के पास जाकर अपनी गाड़ी में छुपाई एक और गन ले आया है। घर के अंदर आने से पहले मैंने इन दोनों को जूस दिया और फिर खाना खाने के लिए डाइनिंग पे बुला लिया। खाना खाने से पहले उसने ईथन को वार्न कर दिया था कि तुम ये खाना मत खाना और टेबल पे बहाना बना देना कि तुम्हें भूख नहीं। ईथन नहीं जानता था कि मैं उसे ऐसा क्यों कह रही है। खैर खाने के टेबल पे हम देखते हैं कि ईथन की तबीयत खराब होने लगी थी, उसे चक्कर आने लगे थे और जैसे ही वो उठकर आगे बढ़ा तो वो बेहोश हो गया। मैं जब उसे चेक करने के लिए उसके करीब गई तो उस आदमी ने भी चकमा देते हुए मे के पास से उसकी गन छीन ली। वो अब मे को धमकाने लगा था, लेकिन मे ऐसे खड़ी थी जैसे उसे तो उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तक कि यह आदमी जब उसके मुंह पे गन भी मारता है तब भी मे बिल्कुल शांत रहती है क्योंकि वो जानती थी यह आदमी ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। उसने खाने में बेहोशी की दवाई जो मिलाई थी जिसके चलते कुछ ही देर में यह आदमी बेहोश हो गया। इसके बाद मैं ईथन को लेकर उसके कमरे में चली गई और फिर ईथन को जब होश आया तो वो काफी अच्छा महसूस कर रहा था
मैं उसका इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए मे का शुक्रिया करने के लिए जब वो नीचे जाने लगा तो उसने देखा कि छुपके से 2 लोग उनके घर में घुस आए हैं, जिसमें से एक ने आते ही एमा को पकड़ लिया और बंदी बना लिया। पता चला कि ये दोनों उसी आदमी के दोस्त थे जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था। असल में उस आदमी को शक था कि मैंने ही उसकी वाइफ को मारा है, क्योंकि उसकी वाइफ कुछ दिन पहले यहाँ आने वाली थी और उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आई। ईथन ने इस आदमी को भी अपनी वाइफ के बारे में बताया था। वो आदमी ईथन से कहता है, क्या पता इसी औरत ने तुम्हारी वाइफ को भी मारा हो। ईथन को उस आदमी के बातों पे शक तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस आदमी के साथ मिलकर मे की घर की तलाशी लेने लगा और वहाँ पर उसे अपनी वाइफ का लॉकेट मिल भी गया। इसका साफ मतलब था कि जरूर ईथन की वाइफ के साथ भी मे ने ही कुछ गलत किया है, उसे शायद मार दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं वो आदमी भी एमा के कमरे से एक बैग लेकर आया था जिसमें बहुत से लोगों की पर्सनल चीजें थी। इसका मतलब कि मैंने एक को नहीं बल्कि बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया था। यहाँ पर अब इस आदमी का दूसरा साथी मे के घर के बैकयार्ड को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ अंदर जाकर उसने देखा कि ये जगह बिल्कुल एक हॉस्पिटल जैसी थी, जहाँ पर उनके लीडर को भी बांध कर रखा गया था और उसका भी एक बाजू भी नहीं था। इससे पहले कि वो ये बात जाकर अपने दूसरे साथी को बता पाता, वो मे के बनाए जाल में फंसता है और वहाँ लगे ट्रिगर बम के फटने की वजह से मारा जाता है। अब इस आदमी को जैसे ही ये एहसास हुआ कि उसका आखिरी साथी भी मारा गया, तो वो अब इस गुस्से में मे को भी मारने वाला था, लेकिन उसकी गन में गोलियां नहीं थी। तब वो मे की ही गन उठाता है उसे मारने के लिए। उसने मे की तरफ शूट किया और हमें गोली के बजाय बम के फटने की आवाज सुनाई थी और ये बात हमें रिवील हुई कि मे ने अपनी गन में एक खास रेड बटन लगाया हुआ था, जिसको बंद करने पे अगर वो गन चलाती तो गोली निकलती, लेकिन क्योंकि इस आदमी को ये बात नहीं पता थी तो उस रेड बटन के बंद ना करने की वजह से उस गन में लगा बम फट गया और उस आदमी का बाजू ही कट गया। इस आदमी के मरने के बाद अब दोबारा से ईथन की तबीयत खराब होने लगती है और मैं किसी तरह अपने आप को छुड़ा कर ईथन को उसके रूम में ले जाती है। ईथन परेशान था और उस टाइम मैंने उसे कहा, कुछ नहीं होगा, तुम सुबह तक ही सब भूल जाओगे। और उसके कहने के मुताबिक ठीक ऐसा ही हुआ। सुबह उठने पर ईथन को कुछ याद नहीं था और यहाँ पर मैंने उसे कहा, चलो शिकार करने चलते हैं, क्योंकि घर पे खाना खत्म हो रहा है। चुपचाप ईथन मे के पीछे चलने लगा और चलते हुए इस मर्तबा जिस घर में वो रह रही थी उस घर को देखकर उसे एक अजीब सी याद आई। उसे याद आया कि वो और एमा यानी उसकी वाइफ एक साथ इस घर में आए थे, जहाँ पर उन्हें इस घर का ऑनर भी मिला था। वो ऑनर एक प्रीस्ट था जिसने इन्हें बताया था कि यहाँ पे जो पेंडेमिक जो वबा फैली है वो गॉड ने इसलिए फैलाई है ताकि इंसान इससे सबक सीखे। लेकिन एमा यानी ईथन की वाइफ एक डॉक्टर थी और इससे लगता था कि ये किसी खास वायरस की वजह से हुआ है। इन्हीं यादों को याद करते हुए ईथन को ये भी याद आता है कि उसके हाथ पे लगा जो प्लास्टर था उस पे हमेशा रेड कलर से एमा लिखा रहता था, लेकिन आज उसके इस प्लास्टर पे ग्रीन कलर से एमा लिखा हुआ था। और ये सोचते ही उसका दिमाग खराब होने लगा। उसे लगा कि जरूर मैं उसके साथ भी कोई गेम खेल रही है, इसीलिए सब जानने के लिए उसने मे के ऊपर ही गन पॉइंट कर दी। लेकिन मैं इस सब को लेकर गड़बड़ाई नहीं। ईथन ने जब उससे सवाल पूछा कि आज इसका कलर ग्रीन क्यों है, तो मेरे साथ क्या खेल कर रही हो, तो मैंने बड़ी ही आराम से जवाब दिया, रेड पेन खत्म हो गया था। यानी इसका साफ मतलब था कि बार बार उसके हाथ पे एमा लिखकर ये दिल वो खुद ही बनाया करती थी। वो अब हर चीज से तंग आ चुकी थी। इस टाइम वो ईथन को सच बता ही देती है कि ईथन तुम जिंदा नहीं हो, तुम मर चुके हो। असल में गैस स्टेशन पर जब तुम्हें एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था तो तुम भी इन्फेक्टेड हो गए थे। ये सुनकर ईथन शॉक हो जाता है और फौरन अपना प्लास्टर खोलता है, जहाँ पे उसे अपने हाथ पे बहुत से छोटे छोटे प्लांट दिखाई देते हैं, जिसका मतलब साफ था कि मैं सच बोल रही थी। मैं उसे बताती है कि मैंने तुम्हें हमेशा एक इंसान जैसा बनाए रखने के लिए तुम्हें इंसानों का गोश्त खिलाया, जिसकी वजह से तुम पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में नहीं बदले। इनका ठोकर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब वो इस घर में आए थे और प्रीस्ट से मिले थे, तभी प्रीस्ट को शक हो गया था कि ईथन कोई इंसान नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई स्पिरिट बोल नहीं रही थी। वो कोई इंसानों जैसे एक्शन नहीं कर रहा था और ये चीज एमा छुपाना चाह रही थी। एकदम से इन सब के दरमियान में बैठे हुए ईथन को चक्कर आने लगते हैं और एमा उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। एमा से बोलती है, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखो, मैं तुम्हारा कोई इंतजाम करती हूँ। ये कहकर वो नीचे आ गई और नीचे एमा ने उस फैमिली से कहा, असल में ईथन की तबीयत कुछ ठीक नहीं, वो थोड़ी देर में आएगा। ये सुनते ही उस प्रीस्ट का शक कंफर्म होने लगा कि ईथन इंसान नहीं है। वो अब एमा से कुछ बातें पूछना चाहता था, इसलिए उसने अपनी वाइफ और बेटी को यहाँ से भेज दिया। वो जो ऊपर अपने कमरे में जाने लगी थी, उन्हें तभी वॉशरूम में से अजीबोगरीब गुर्राने की आवाजें आने लगी। वॉशरूम खोलकर जब उन्होंने चेक किया तो ईथन इंतहाई बुरे हाल में था।
जिसने इन दोनों को देखते ही इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया। अपने वाइफ की चिल्लाने की आवाज सुनते ही प्रीस्ट उन्हें बचाने के लिए जैसे ही वहां से जाने लगता है तो एमा एकदम से पास पड़ी छुरी उठाकर उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके पेट में छुरी स्टैब कर देती है। इससे पहले कि वो आदमी अब एमा पे कुछ करता, एमा ने अपनी पॉकेट से गन निकाली और उसे भी मार दिया। ऊपर दिखाया गया कि ईथन ने उसकी वाइफ और बेटी को भी मार डाला था। सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहां अब ईथन को एहसास हो चुका है कि मे नाम की बूढ़ी औरत जो उसके सामने खड़ी है असल में वो उसकी वाइफ एमा ही है जो अब बूढ़ी हो चुकी थी और वो खुद अभी तक जवान इसलिए दिखता था क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। एमा ने अपना वादा आज तक पूरा किया और आज तक उसका साथ देती रही। उसके लिए उसने कई लोगों की जान भी ले ली और क्योंकि ईथन को भूलने की बीमारी थी तो बूढ़ा होने पर ईथन एमा को पहचानना बंद कर गया था। इसीलिए एमा ने अपने आप को मे कह के ईथन से इंट्रोड्यूस करवाया। ये सब जानने के बाद ईथन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और अब एमा उससे कहती है, मैं इन सब चीजों से थक चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जैसे बन के रहना चाहती हूँ। ईथन अपनी वाइफ एमा को एक ज़ॉम्बी बनते नहीं देख सकता था। वो इस सारे दुख में अपने आप को शूट कर देता है, लेकिन जैसा हम पहले जानते हैं कि ज़ॉम्बीज़ मरते नहीं तो वो दोबारा से जिंदा हो गया और अब जिंदा होने के बाद उसे दोबारा से चक्कर आने लगते हैं। यानी ईथन अब उस स्टेज पे आ रहा था जहाँ पर वो एक पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया था और इस टाइम पर अगर वो किसी इंसान का गोश्त न खाता तो वो दोबारा इंसान जैसा ना रहता। इस मर्तबा एमा उसके लिए कोई शिकार नहीं करके लाती बल्कि अपने आप को उसके सामने रख देती है। ईथन उसे चीर फाड़ कर खा जाता है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन फिर कुछ देर बाद दिखाया गया कि वो भी एक ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हुई। असल में वो अब ज़ॉम्बी बन के ही ईथन के साथ रहना चाहती थी जहाँ उसे भी किसी इंसान का शिकार न करना पड़े और ये उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये दोनों अब आगे की जिंदगी ज़ॉम्बी बनकर ही साथ गुजारने वाले थे और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।